वह कला और विज्ञान है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो शिक्षण और सीखने के तरीकों, सिद्धांतों, प्रथाओं को जोड़ती है। शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य विद्यार्थियों की सोच और समझ को विकसित करना है, ताकि वे केवल जानकारी प्राप्त ना करें बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने की क्षमता भी प्राप्त करें। शिक्षा शास्त्र केवल शैक्षिक पद्धतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है जो हर शिक्षक के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। यह शिक्षा प्रणाली को समृद्ध और प्रभावी बनाने में सहायक है। शिक्षा शास्त्र का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार के शैक्षिक दृष्टिकोण और विधियां छात्रों के लिए सर्वोत्तम होंगी और कैसे विभिन्न शैक्षिक पद्धतियों का उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों की जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह नई शिक्षण पद्धतियों को लागू करने और शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता देने का अवसर प्रदान करती है। एनईपी 2020 के तहत शैक्षिक दृष्टिकोणों का एकीकरण किया गया है, जो पारंपरिक शिक्षण विधियों से हटकर नए और नवाचारी पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि अनुभवात्मक शिक्षण, कला संलग्न शिक्षा और बहुविषयक दृष्टिकोण। शिक्षा शास्त्र की यह भूमिका शिक्षा को और अधिक समृद्ध और गतिशील बनाने में मदद करती है। एनईपी 2020 अपने अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद 4.4, अनुच्छेद 9.3 डी, अनुच्छेद 11.6, अनुच्छेद 12.1, अनुच्छेद 12.2 और अनुच्छेद 12.6 में नवाचारी शैक्षिक दृष्टिकोणों और उनके उच्च शिक्षा में योगदान की परिकल्पना करता है। नीति शिक्षकों को शैक्षणिक पद्धतियों के चयन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, ताकि वे छात्रों के लिए कक्षा में सबसे प्रभावी ढंग के शिक्षण सीखने की योजना बना सकें। हालांकि इस स्वायत्तता और लचीलापन का सार्थक उपयोग शिक्षक के विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोणों की समझ पर निर्भर करता है। शिक्षण में क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और क्यों सिखाना है के महत्व पर चर्चा। शिक्षण का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं और क्यों सिखाते हैं। इन 3 सवालों का सही उत्तर शिक्षा शास्त्र के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या सिखाना है? यह सवाल यह निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में कौन से विषय और कौशल विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। यह विचार करना कि छात्रों को क्या सिखाना चाहिए, उनके शैक्षिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। कैसे सिखाना है? यह सवाल शिक्षण की विधियों और दृष्टिकोणों से संबंधित है। यहाँ पर शिक्षक को यह तय करना होता है कि छात्रों के लिए कौन सी शैक्षिक पद्धतियां सबसे प्रभावी होंगी। उदाहरण के तौर पर, क्या हमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण पद्धतियों का पालन करना चाहिए या फिर अधिक इंटरैक्टिव, संवादात्मक, प्रयोगात्मक और तकनीकी पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे सिखाना है? यह तय करता है कि कक्षा में विद्यार्थियों के लिए एक समृद्ध और सक्रिय अनुभव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। क्यों सिखाना है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण के उद्देश्य पर केंद्रित है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि वे छात्रों को क्यों सिखा रहे हैं, ज्ञान और कौशल का उद्देश्य क्या है।
शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करने से विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे क्यों कुछ सीख रहे हैं और इसका उनके जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा शास्त्र के प्रकार एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित शिक्षा शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा में छात्रों के अनुभवों को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करती है। एनईपी 2020 के नए शिक्षा शास्त्र के नए और नवाचारी दृष्टिकोणों को अपनाने की सलाह दी है ताकि विद्यार्थियों को समग्र रूप से विकसित किया जा सके। इसके तहत शिक्षा को जीवंत और बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार की पद्धतियों का सुझाव दिया गया है। इस कोर्स मॉड्यूल में हम उन पद्धतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 के संदर्भ में उपयुक्त है। अनुभवात्मक अधिगम परिभाषा। अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र वास्तविक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें छात्रों को सक्रिय रूप से अनुभव करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया और प्रभावी हो जाती है। इस पद्धति में छात्रों को केवल जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि वे खुद इसका अनुभव करते हैं और उस अनुभव से सीखते हैं। महत्व: यह पद्धति बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है और उनकी समस्या समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है। बच्चों को उनके दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से सिखाना उन्हें ज्यादा प्रभावी रूप से जानकारी ग्रहण करने में मदद करता है। उदाहरण: बीज बोने का प्रयोग। शिक्षक छात्रों को बीज बोने का कार्य करवाते हैं, जिससे बच्चे जीवन चक्र, वृद्धि और विकास के बारे में सीखते हैं। इस प्रकार का अनुभव बच्चों को प्राकृतिक विज्ञान के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। इंद्रधनुष बनाना। छात्रों को इंद्रधनुष बनाने के लिए रंगीन पानी और कांच के टुकड़ों का उपयोग कराया जाता है। यह बच्चों को भौतिकी और प्रकाश के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। कला एकीकृत अधिगम। कला एकीकृत अधिगम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग वह पद्धति है जिसमें कला जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाता है। यह बच्चों को सृजनात्मक तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करता है, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। महत्व: यह पद्धति बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और उनकी रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। कला के माध्यम से बच्चे विषयों को आसानी से समझ सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के नए तरीके सीख सकते हैं। उदाहरण: कविता के साथ नृत्य प्रदर्शन। शिक्षक कविता पढ़ते हैं और बच्चों को कविता के भावों के अनुसार नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह बच्चों में लयबद्धता और शब्दों के अर्थ को समझने में मदद करता है। खेल एकीकृत अधिगम स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग में खेल और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के सीखने के हिस्से के रूप में शामिल होती हैं। इस पद्धति का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों को खेल के माध्यम से शैक्षिक अवधारणाओं को समझने का है। महत्व: यह पद्धति बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ साथ उनके ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाती है। खेलों के माध्यम से बच्चों को टीम वर्क, समय प्रबंधन और निर्णय लेने जैसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सीखने को मिलता है। उदाहरण: टाइम टेबल रेस। बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को खेल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को समय का अनुमान लगाने के लिए टाइम टेबल रेस जैसे खेल खेले जाते हैं, जिससे वे गणना को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। गणितीय पहेलियां।
खेल के रूप में गणितीय पहेलियां हल करने से बच्चों को गणित के सिद्धांतों को मजेदार तरीके से समझने में मदद मिलती है। खिलौना आधारित अधिगम। परिभाषा। खिलौना आधारित अधिगम टॉय बेस्ड लर्निंग में पारंपरिक और स्थानीय खिलौनों का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यह पद्धति बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। महत्व। यह बच्चों को हाथों से खेलने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उसके गत्यात्मक मोटर कौशल और समझ में वृद्धि होती है। खिलौनों का उपयोग शिक्षा को और भी रोचक और आकर्षक बना देता है। उदाहरण, गणितीय आकृतियों के लिए खिलौनों का उपयोग। बच्चों को विभिन्न आकारों में खिलौनों से आकृतियां बनाने और उनकी गणना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सांस्कृतिक उत्तरदायी अधिगम। परिभाषा। सांस्कृतिक उत्तरदायी अधिगम कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग में स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और मान्यताओं को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और उन्हें अपनी संस्कृति को समझने और सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। महत्व। यह पद्धति बच्चों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व और सम्मान की भावना पैदा करती है। इसके अलावा यह विविधता को स्वीकार करने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करती है। उदाहरण, स्थानीय त्योहारों पर आधारित परियोजनाएं। शिक्षक छात्रों को स्थानीय त्योहारों के बारे में जानकारी देने के लिए परियोजनाएं आयोजित करते हैं, जैसे कि सरहुल, करमा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि पर आधारित गतिविधियां। प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षा शास्त्र। परिभाषा। प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षा शास्त्र टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड पैडागोजी में डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग शिक्षा प्रक्रिया में किया जाता है। यह पद्धति छात्रों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। महत्व। यह पद्धति शिक्षा को और अधिक समृद्ध और आकर्षक बनाती है। इसके माध्यम से बच्चे विभिन्न शैक्षिक एप्लीकेशनों और वेबसाइट्स का उपयोग करके अपनी सीख को और भी गहराई से समझ सकते हैं। उदाहरण, शैक्षिक वीडियो और ऑनलाइन क्विज। बच्चों को शैक्षिक वीडियो दिखाए जाते हैं और इसके बाद उनसे ऑनलाइन क्विज लिए जाते हैं ताकि वे अपने सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन कर सकें। प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षण शास्त्र। परिभाषा। यह शिक्षण में प्रौद्योगिकी का ऐसा उपयोग है जो सभी छात्रों, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, विशेष जरूरत वाले बच्चे, दिव्यांग छात्र को शामिल करता है। लक्ष्य, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना और शिक्षण में समावेशिता को बढ़ावा देना। उपकरण, सहायक प्रौद्योगिकी, स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, टॉकिंग डिवाइस, एडॉप्टिव सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। प्रभाव, विशेष जरूरत वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करता है। भौतिक, मानसिक या तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सहायक। उदाहरण, दृष्टिहीन छात्रों के लिए ऑडियो सामग्री, श्रवण बाधित छात्रों के लिए सबटाइटल और साइन लैंग्वेज वीडियो। डिजिटल शिक्षण शास्त्र और प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षण शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य शिक्षा को प्रभावी, सुलभ और समावेशी बनाना है, लेकिन समावेशी शिक्षण विशेष जरूरत वाले समूहों की बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। शैक्षणिक दृष्टिकोण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को अधिक समग्र, सहभागी और अनुभवात्मक बनाने पर जोर दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, संज्ञानात्मकता, कॉग्निटिविज्म और रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म तीनों सिद्धांतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार और आदतों को सुधारने और नियंत्रित करने में उपयोगी है। नीति में प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रतिस्पर्धात्मकता का उपयोग प्रेरणा देने के लिए किया गया है। उदाहरण, एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर निपुण भारत मिशन के तहत छात्रों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। बच्चों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनके सही उत्तर पर स्टार या स्माइली दिए जाते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन (SBA) नियमित फीडबैक और सुधारात्मक उपाय विद्यार्थियों को अपने व्यवहार और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर समग्र प्रगति पत्रक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के निर्माण की बात हुई। संज्ञानात्मकता कॉग्निटिविज्म एनईपी 2020 सोचने, समझने और तर्क शक्ति विकसित करने पर जोर देता है। यह छात्रों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित और संरचित बनाने की बात करता है। उदाहरण, मेंटल मैप्स का उपयोग, मस्तिष्क में सूचना संरचना के लिए निर्देशात्मक डिजाइन, दक्षता आधारित अधिगम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कक्षा 6 से 8 तक गणित और विज्ञान के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लागू किया गया है। उदाहरण, गणित में अवधारणाओं को समझने के लिए मेंटल मैप्स और मॉडल्स का उपयोग, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा को अनुभवात्मक, क्रियात्मक और विद्यार्थी केंद्रित बनाया जाए। इसमें बच्चों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखने का अवसर दिया जाता है। उदाहरण, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कक्षा 6 से छात्रों के लिए कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे विषय शुरू किए गए हैं, जहां वे खुद समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। कार्य आधारित अधिगम छात्रों को कला, संगीत और विज्ञान जैसे विषयों में प्रैक्टिकल क्रियाकलाप करने का मौका दिया जाता है। उदाहरण, डीएसटी इंस्पायर मानक जैसी योजनाओं के तहत छात्रों को अपने विचारों से प्रोटोटाइप तैयार करने का प्रोत्साहन। सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग समूह में काम करने, समस्याओं को हल करने और विचार साझा करने पर जोर। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बच्चों को ऐसा काम दिया जाता है जिसमें वे शिक्षक या सहपाठियों के मार्गदर्शन से बेहतर सीख सकें। शैक्षणिक पद्धति और इसका महत्व। शैक्षणिक पद्धति ज्ञान साझा करने की एक कला है जो स्वाभाविक रूप से गतिशील होती है और यह शिक्षक से शिक्षक, कक्षा से कक्षा, संस्थान से संस्थान और मंच से मंच में भिन्न हो सकती है। एक प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोण निम्नलिखित पहलुओं को शामिल कर सकता है। शैक्षणिक पद्धतियां लगातार विकसित हो रही प्रक्रियाएं हैं। हर शैक्षणिक पद्धति अलग होती है और 21वीं सदी की शिक्षा के अनुसार इसे संशोधित किया जा सकता है। शैक्षणिक पद्धति को लक्षित दर्शकों के अनुरूप होना चाहिए और इसका उद्देश्य छात्रों को प्रदान किए गए ज्ञान को समझने में मदद करना और उसे वास्तविक जीवन परिप्रेक्ष्य से जोड़ना होना चाहिए। समृद्ध कक्षा अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न उपकरणों या विधियों को एकीकृत किया जा सकता है ताकि कक्षा के भीतर बातचीत और चर्चा का स्तर बढ़ सके। छात्रों की उच्च और समावेशी उत्पादकता के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों की जांच की जानी चाहिए। अभिनव शिक्षण दृष्टिकोण। अभिनव शब्द का अर्थ नए तरीकों और तकनीकों का उपयोग है। इन दृष्टिकोणों का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है ताकि छात्र अपेक्षित सीखने के परिणाम प्राप्त कर सके। इसके उदाहरण हैं मिश्रित शिक्षण ब्लेंडेड लर्निंग,
कक्षा और समय के उपयोग के तरीकों पर पुनर्विचार करना, गेमिफिकेशन, खेल आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वास्तविक जीवन की जटिलताओं का अध्ययन, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी उपकरणों का उपयोग और डेटा विश्लेषण। शिक्षण विधियों के प्रकार। हर छात्र की सीखने की जरूरतें अलग होती हैं, जैसे कि कुछ छात्र पाठ पढ़कर तेजी से सीखते हैं कि अन्य व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से इन जरूरतों को पहचानने और उनके आधार पर शिक्षण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ऑफलाइन शिक्षण पारंपरिक तरीके जैसे कि व्याख्यान, समूह चर्चा और केस अध्ययन। ऑनलाइन शिक्षण वर्चुअल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। संयुक्त शिक्षण ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों का संयोजन। एनईपी 2020 के तहत विभिन्न शिक्षा शास्त्र के प्रकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए एक समृद्ध और विविध शैक्षिक अनुभव प्रदान करने में सहायक हैं। इन पद्धतियों का उपयोग बच्चों को न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से बल्कि उनके समग्र विकास के लिए भी आवश्यक बनाता है। इन नवाचारी पद्धतियों का उद्देश्य बच्चों के सीखने को और भी रोचक, प्रभावी और प्रासंगिक बनाना है, ताकि वे आने वाले समय में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग जीवन में कर सकें। धन्यवाद।